नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमुद बाला गुप्ता। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं, आपका विषय ही ऐसा है। सो तो है। ये सब बातें जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा अपने बारे में। कैसे पढ़ाई शुरू हुई, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आप इस प्रोफेशन में क्यों आई, क्यों चुना ये, कहीं और क्यों नहीं, ये बातें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। बहुत विस्तृत परिवार है। हम 11 भाई बहन हैं और आप मानिए मैं सबसे छोटी हूँ। अरे हाँ, तो पढ़ाई में ठीक है, हर बच्चा स्कूल जाता है, हमें भी स्कूल भेजा गया जी। लेकिन डॉक्टर बनने की जो मेरी ये इच्छा थी, क्योंकि मेरे फादर जो थे ही वॉज एस्थमेटिक। अच्छा। तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे उनसे बहुत लगाव था। तो मैं उनको जब इस हालत में देखती थी, जो उनको अटैक होता था, तब मैं हमेशा ये प्रे करती थी कि मैं डॉक्टर बन के इनका इलाज करूँगी। पर मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उनसे पहले उनका निधन? जब मैं 8वीं क्लास में थी तो उनका निधन हो गया। लेकिन मेरी ये दिमाग में ये चीज़ थी कि मैंने डॉक्टर इसलिए बनना है। डॉक्टर साहब, कहाँ से एमबीबीएस किया आपने? IGMC मेडिकल कॉलेज शिमला से करा। उसके बाद फिर पीजी? हाँ, उसके बाद मैं फिर रूरल एरिया में चली गई नौकरी करने, कुमारसैन में गई। किस सन में ज्वाइन की होगी गवर्नमेंट जॉब? मैंने 1978 में वहाँ अच्छा। ज्वाइन किया जी। उसके बाद वहाँ से मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गई PGI चंडीगढ़। कोई और फिर डिप्लोमाज या कुछ ऐसा भी? नहीं, उससे पहले कोई डिप्लोमा नहीं करा। मेरे दिमाग में यही था कि मैंने गायनिकोलॉजिस्ट ही बनना है, क्योंकि जब हम MBBS का कोर्स कर रहे होते हैं तो उसमें आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और हमारे समय में ये अच्छी चीज़ थी कि आप जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, आप कर सकते थे। तो इसलिए मैंने शुरू से ये ठान रखा था कि मैं गायनिकोलॉजी में ही अपने आप को MD करूँगी, और मैंने उसमें तो सबसे पहले रूरल एरिया, जैसे आपने बताया, कुमारसैन की ओर गई, फिर IGMC में लौट आई? IGMC में तो बाद में लौटी। पहले मैं रूरल एरिया में गई, वहाँ से PGI MD करने गई। MD के बाद फिर यहाँ एज ए रजिस्ट्रार मैंने ज्वाइन किया IGMC। टीचिंग प्रोफेशन अलग हो गया एक तरह से, लाइक बाकी फील्ड में डॉक्टर्स काम करते हैं, थोड़ा अलग होता है? नहीं, फील्ड के काम और इस काम में रादर इसमें डबल काम है कि जो आपको डॉक्टर का काम है वो तो बराबर करना है, लेकिन इसके अलावा आपको टीचिंग का काम भी करना है। तो ये मेडिकल कॉलेज का काम इस तरह से अलग है एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरी में जो काम करते हैं। पेरिफेरी में एक पेशेंट आता है, आपने पेशेंट देखना है, उसका इलाज करना है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आपने पेशेंट देखना है, साथ ही साथ अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, पढ़ाना भी है, पढ़ाना है। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है जच्चा बच्चा अस्पताल, लीडिंग हॉस्पिटल कहते हैं वैसे तो, अब उसको नाम बदल गया, कमला नेहरू अस्पताल हो गया है। तो यहाँ कब डॉक्टर साहब ज्वाइन किया आपने? फिर यहाँ मैंने जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हुई 1984 जनवरी में जी, उसके बाद मैंने यहीं आके ज्वाइन किया। तो HOD भी रही आया तो आप? वहाँ मैंने नीचे से सीढ़ी चढ़ी है। रजिस्ट्रार। सबसे पहले मैं वहाँ स्टूडेंट रही। अरे हाँ। स्टूडेंट रहने के बाद जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी, कुमारसैन जाने से पहले 6 महीने मेरी वहीं जॉब लगी। उस जॉब करने के बाद मेरी जॉब लगी। जॉब के बाद मैंने PG करी। PG के बाद मैंने एज ए सीनियर रेजिडेंट वहाँ पे ज्वाइन किया। वो 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी होती है, फिर एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, महिला जो होती है ना, माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, बहुत सी जिम्मेदारियाँ उस पर हैं। मैं तो खुद महसूस करता हूँ कि महिलाओं का जो जॉब है, काम है, वो पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये क्या कारण है हमारे समाज में आज भी महिला को हम दोयम दर्जे में लाते हैं? क्यों होता होगा ऐसा? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हर आदमी ऐसा सोचता है कि महिला की ये ड्यूटी है, उसको ये करना है। बाहर वो जो मर्जी काम करके आए, जब वो घर की दहलीज को एंटर करती है तो उसको घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये एक महिला से एक्सपेक्ट किया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने कैसे ये सामंजस्य बिठाया अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर और एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक एक्सपर्ट डॉक्टर को लेकर? कैसे? इस बात के लिए तो मैं अपने हस्बैंड का बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज दिन तक मेरे को कभी भी इस चीज़ के लिए हतोत्साहित नहीं किया कि तू आज लेट आई है। उन्होंने मुझे कभी ये चीज़ फील नहीं होने दी कि मैं एक महिला हूँ और मुझे ये काम करना है। ज़रूरत पड़ने पर वो हर काम में मेरा सहयोग देते हैं। आप लंबा अरसा सरकारी जॉब में रही, साफ गोई के साथ बताइए, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है?
हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाएं मैं देखो जगह जगह जाती हूँ, तो मैं हर जगह का लेवल देखती हूँ और हमारी हिमाचल की सर्विसेज उस हिसाब से बहुत 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 ही अच्छी। तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं, हम कमला नेहरू अस्पताल की बात कर रहे थे, एक एक बेड पर 3-3 महिलाएं प्रसूता। अब देखिए क्या हालत है। गांव में हम जाते हैं, डॉक्टर नहीं है कि 3 साल से डॉक्टर ही नहीं है, या फार्मासिस्ट नहीं है, नर्सेज नहीं हैं, और ऐसे अस्पताल खोलने का क्या फ़ायदा है डॉक्टर साहब अगर उसमें स्टाफ ही नहीं है? तो वो उससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हॉस्पिटल खोलें, उनको प्रॉपर्ली एक्यूप करना, ये तो सरकार का कार्य है। अब जहाँ तक आपने कमला नेहरू अस्पताल में कहा, आप इस चीज़ को कमला नेहरू हॉस्पिटल को क्या मैं बोलूँ कि उनको कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि वो किसी भी महिला को वापस नहीं भेजते। नहीं तो मैं पीजीआई में थी, जब मैंने ट्रेनिंग करी, कोई भी महिला जिसका दूसरा या तीसरा बच्चा होना होता है उसको वो लेते नहीं थे कि जिसका पहला बच्चा होना है उसी नारी को वो लेंगे, दूसरी को वो नहीं लेंगे। तो इसलिए वो हॉस्पिटल में एक मेंटेन रहता है कि इतने बेड्स हैं तो इतने पेशेंट रहेंगे। लेकिन कमला नेहरू हॉस्पिटल, क्योंकि ये स्टेट का हॉस्पिटल है, यहाँ हम किसी भी पेशेंट को वापस नहीं भेजते हैं। तो उस वजह से, क्योंकि आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि पेरीफ्री में हेल्थ सर्विसेज हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इन द सेंस एक तो डिफ़िकल्ट एरिया है, दूसरा डॉक्टरों की कमी है। ऐसा नहीं है, आज भी न्यूज़पेपर में आया, मुझे नहीं पता कहाँ तक ये सत्य है, कि 800 डॉक्टर ऐसे बैठे हैं जिनको जॉब चाहिए लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है। तो अगर वो उनको जॉब दे दें तो वो प्रॉपर जगह में काम करेंगे। डॉक्टर साहब लोग भी नहीं जाना चाहते, डॉक्टर्स जो है रिमोट एरियाज में जाना ही नहीं चाहते, वो भी तो लोग रहते हैं ना। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर को रिमोट एरिया में भेजा है ना, आज उसको भेजा, उसको ये ऑर्डर दो कि 2 साल बाद ये वापस आएगा, साथ में उसको ऑर्डर दो, वो कैसे नहीं जाएगा? मैंडेटरी हो उसको पता है कि मैंने 2 साल जाके आना है। जो एक बार फंस गया वहाँ पे, उसको कोई बुलाएगा नहीं, क्योंकि उसकी अप्रोच नहीं है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम तुरंत लौटते हैं और डॉक्टर साहब से जानेंगे महिला रोगों के बारे में, उनके निदान के बारे में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम यूं गए और यूं लौट के आए। ये बहुत केसेस आते हैं आजकल, बच्चे नहीं हो रहे हैं लोगों के, ये क्या कारण है? आजकल महिला अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा ओरिएंटेड है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब आजकल सिजेरियन ऑपरेशंस का बहुत चलन है। पहले घरों में डिलीवरीज होती थी, दाइयाँ करती थी, अब तो इंस्टीट्यूशनल है, और आप लोग भी कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए प्रसव। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि ये चलन क्यों हो गया है, या कुछ पैसे कमाने का धंधा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। पैसे कमाने का धंधा नहीं है, लेकिन आजकल की महिलाएं जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा नाजुक हैं। अच्छा। पहले महिलाएं थी, खेत में काम करती थी, घर में दबा के काम करती थी। जब बच्चा पेट में होता था किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता था। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पहले इतनी बीमारियों का इजाद भी नहीं था कि 10-10, 11-11 बच्चे होते थे, एक बच्चा चला गया, दूसरा पैदा हो जाएगा, दूसरा आ गया, तीसरा चला जाएगा। आज की डेट में महिला एक बच्चा बड़ी मुश्किल से पैदा करती है, मैक्सिमम 2 कर लिए, तो वो उस बच्चे के लिए कोई भी रिस्क लेने को ना डॉक्टर तैयार है ना महिला तैयार है। वो भी एक कारण बन जाता है कि आप सिजेरियन की तरफ ज़्यादा ट्रेंड रखते हो, क्योंकि बच्चे को जरा सी भी कोई दिक्कत आपको लगता है आ रही है तो आप सिजेरियन की तरफ जाते हो। नंबर 2 ऐसा है कि महिलाएं जो हैं आजकल, जो प्रसूता की दर्द होती है उसको सहने में असमर्थ हैं। डॉक्टर साहब इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, ये बहुत केसेस आते हैं आजकल, बच्चे नहीं हो रहे हैं लोगों के, ये क्या कारण है? कुछ खान पान का है, जंक फूड है, या उनकी दूसरी ईटिंग हैबिट्स हैं, या शराब का ज़्यादा प्रचलन है, ये क्या बातें हैं? देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, हाँ जी, बच्चों को स्ट्रेस इतना है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है। उसमें जैसे ओवरीज में एक एग्स ज़्यादा बनते हैं, बड़े बड़े अंडे बनते हैं, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये देखने में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वहीं से ये शुरू हो जाती है प्रक्रिया। जिस बच्चे को ये बीमारी है उसको गर्भवती होने में भी डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। तो ये सब, दूसरा जैसा कि आपने बहुत ठीक कहा कि जंक फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें अपने हेल्दी डाइट से परे हट के जो हैं, ये सब चीज़ें हेल्थ को इफ़ेक्ट तो करती हैं। और सबसे बड़ा कि आजकल महिला अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा ओरिएंटेड है। वो कहती है मैंने पहले पढ़ाई करनी है, अच्छा 35 साल की उम्र में शादी करनी है, 30 साल के बाद मैरिज हो रही है, मैरिज के बाद कहते हैं अभी हमने दुनिया देखी का है, अभी वी आर नॉट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। तो लेट हो जाता है। तो जब तक वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, दे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कुछ यूज़ करके, ये सब चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। तो क्या ऐसा भी होना चाहिए कि महिलाओं को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सब कुछ मैरिज एज को ध्यान रखें, वो अपनी
बच्चे तो सब चाहते हैं, और आप जानते हैं कि अब तरह तरह की टेक्निक्स भी आ गई हैं, सरोगेसी तक की बातें होती हैं। तो अच्छा, एक और है कि महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता कई बार कि लड़की हुई है जी। पहली बात तो ये बेटी बेटे में तो फ़र्क होना ही नहीं चाहिए, ज़माना बिल्कुल सही कहा आपने। तो पाप है सोचना भी ऐसा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। इसके बारे में क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, ये एक बिल्कुल गलत धारणा है हमारे समाज में कि ये बेटी जो है वो इस औरत की वजह से पैदा हुई है। उसकी वजह से हमने कई बार टेलीविज़न में भी देखा है कि कितने दुराचार औरत के ऊपर होते हैं, जबकि लड़का लड़की पैदा होने में ये आदमी का रोल। प्रश्न पूछने वाला था। ये जो है, देखो मैं आपको बताऊं, बड़ी साइंटिफिक चीज़ है। क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, फीमेल में होते हैं एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। जो महिला होती है उसके दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं, और जो मेल होता है उसके पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है जी। तो जब इनका संबंध बनता है, अगर एक्स के साथ एक्स मिले तो महिला होएगी, एक्स के साथ वाई मिले तो लड़का होएगा। तो वाई क्रोमोसोम जब है ही आदमी के पास, तो उसमें महिला कहाँ से इसमें कसूरवार मानी जाएगी? और सोसाइटी में आज तक दोष महिला को ही दिया जाता रहा है। बिल्कुल गलत है। सोसाइटी में ये चीज़ माननी पड़ेगी उनको कि ये सब नहीं है। ये जो है वो आदमी की देन है, लड़का लड़की जो है ये दोनों की देन है, आदमी की है। ये रोल ही इसमें आदमी का है, महिला का इसमें कोई रोल ही नहीं है। जंक फूड की हमने बात की, एक और प्रचलन है शराबखोरी का। पुरुष करते हैं, महिलाएं इस कारण प्रताड़ित होती रही हैं, परिवार टूटे हैं, पर महिलाओं में भी ऐसा प्रचलन धीरे धीरे देश में होता जा रहा है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का? और दूसरी चीज़, बिल्कुल, महिलाएं भी आजकल एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं और ड्रिंक्स लेती हैं, सिगरेट स्मोकिंग करती हैं। हाँ, ये दोनों फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जच्चा बच्चा दोनों के लिए। दोनों के लिए। और जब एक बार गर्भवती भी हो जाती हैं तब भी उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम आने वाली है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे बच्चे आमतौर पर नहीं हो रहे हैं, तरह तरह की विधियां आ गई हैं, वो क्या क्या विधियां हैं जो अपना सकते हैं लोग, और वो निराश नहीं होंगे कपल्स, उनके बच्चे हो जाएंगे? निराश होने के लिए तो आज की डेट में कुछ नहीं बचा है। आपकी जेब में पैसा होना चाहिए और आप किसी भी तरीके से बच्चा ले सकते हैं। जैसे आपने कहा एक्सट्रीम है सरोगेसी, कि आपका बच्चा किसी और ने पैदा किया और आपने ले लिया। लेकिन अगर हम शुरुआत से चले, एग और स्पर्म पेरेंट्स का है, यस, और किसी और में इम्प्लांट कर दिया जाता है, किसी के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, उस यूट्रस को हायर किया जाता है, तो उसमें फिर वो बच्चा पैदा जब होता है तो माँ बाप को मिलता है। उसमें भी कई प्रॉब्लम्स हैं कि बाद में कई बार जिसके बच्चा होता है वो देने को मना कर देते, जिसके यूट्रस में वो इम्प्लांट किया है वो देने से मना कर देते हैं। इमोशनल शायद इमोशनल हो जाती है। दूसरा ब्लैकमेलिंग का सिस्टम बन गया, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग का सिस्टम। फॉरेन से कई कपल्स आते हैं, उनको लगता है सरोगेसी हिंदुस्तान में सस्ती है, वो यहाँ आती है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट अब एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाने वाली है जी। वो लॉ जल्द ही आ जाएगा, तो उस लॉ के अंडर फिर ये सब इतना आसान नहीं रह जाएगा। वो कमर्शियलाइजेशन हो गई है आज की डेट में, जो नहीं है। औलाद और तो क्रिएशंस हैं, सृजन है, Yes. तो इसको तो और ढंग से लिया जाना चाहिए। और बड़े सारे मेथड्स हैं जिस वजह से लेडी, गर्भवती महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। स्टार्टिंग इनफर्टिलिटी, जब हम चलते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत बार ये देखा गया, देखिए ऐसा होता है, महिला में 33% कॉज है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी का कॉज 33% ही मेल में है, और बाकी जो है कोई कॉज नहीं है, दोनों में हो या कोई फैक्टर नहीं है। तो इसलिए हम किसी एक बंदे को नहीं कह सकते कि सोली इसी की फॉल्ट है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इनफर्टिलिटी जब होती है तो हमारा सबसे पहले बनता है महिला उसके पति के साथ डॉक्टर के पास आए, और दोनों की जांच बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बताइएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में ये करते हैं, देखिए कि आप अंडा ले लेते हैं महिला का, एग उसको बनाते हैं। सपोज उसका अपना एग नेचुरल बन रहा है तो ठीक है, अगर नेचुरल नहीं बन रहा है तो उसको इंजेक्शंस दे के उसको प्रॉपर उसमें साइज में एग जब बनता है तो उसको हम लेप्रोस्कोपिकली अल्ट्रासाउंड से निकाल लेते हैं। वो एग निकाल के हस्बैंड के स्पर्म्स लेके बाहर हम उसको फर्टिलाइज करते हैं जी। फर्टिलाइजेशन बाहर होती है। जब वो 4 सेल स्टेज में हो जाता है या 8 सेल स्टेज में होता है, फिर उसको हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत लौटते हैं और डॉक्टर साहब से जानेंगे बच्चियों में, बच्चों में सेक्स एजुकेशन क्या लाजमी है, इसके बारे में, और कुछ और विधाएं जिनके माध्यम से कपल्स अच्छी तरह से रह सकते हैं, अपने परिवार का पोषण कर सकते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। यूट्रस का कैंसर ये कॉमन है, ये क्यों हो रहा है सर? ये अब देखिए हमारा खान पान का ही है, अब हम क्या खा रहे हैं वो हमें नहीं मालूम।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियां होती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल भी क्यों ना हो। और एक बात और देखी जा रही है आजकल, एब्रप्ट अबॉर्शंस हो जाते हैं। ये क्या कारण है? महिलाएं क्या एहतियात बरतें? क्या आप एडवाइस करेंगी? देखिए, पहला सवाल आपने जो पूछा, कॉम्प्लिकेशंस। हाँ जी। सो प्रेगनेंसी में शुरुआत में ही कुछ एक समस्याएं जो गर्भवती महिला को आती हैं, जैसे शुरू में ही कहते हैं मुझे वॉमिटिंग्स हो रही हैं, उल्टी, वो सबको होता है। थोड़ा जी का मचलाना तो नॉर्मल है, पर कई बार वो ऐसी शेप ले लेता है कि गर्भवती महिला को आपको एडमिट भी करना पड़ता है। वो कुछ भी उसके अंदर नहीं जाता है, तो ये एबनॉर्मल नहीं है। ये हार्मोन्स हैं जो बॉडी में, डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं जो महिला अपने आप में उनको एडजस्ट नहीं कर पाती, उस वजह से होता है। तो हमें महिला को ये बताना पड़ता है कि उसके लिए उसको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और अगर कुछ एक दवाइयाँ उनको दी जाती हैं, कुछ उनको नित्य नियम बताए जाते हैं जिससे वे सुबह एकदम वो बेड से एकदम ना उठे जी। थोड़ी देर बेड में उठ के अपनी चाय बिस्किट या दूध ले लिया, कुछ ले लिया, आधा घंटा बेड में रहे, उसके बाद वो बेड से उठे। जैसे एकदम महिला की होता है कि सवेरे उठे और एकदम भाग गए, हाँ, वो सब नहीं होना चाहिए इसमें। और थोड़ी थोड़ी देर में वो कुछ कुछ ले, ज़्यादा देर तक वो भूखी ना रहे या भरपेट खाना ना खाए, क्योंकि जैसे वो भरपेट खाएगी उसको वॉमिट हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ, ताकि उसके अंदर आहार भी पूरा जाता रहे और उसकी समस्या भी ना हो। प्रॉपर डाइट भी तो ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में ये कॉमन होता है, और फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। जो हम रूटीन में लेते हैं उतना चाहिए होता है, लेकिन उसके अंदर जाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ ले ले। पर कई क्रेविंग, जैसे कईयों को दिल करता है मिट्टी खाओ, वो बहुत देखने को मिलता है। तो मिट्टी खाने का मतलब उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और आयरन की डेफिशिएंसी है। तो गाँव में महिलाएं यूजुअली ये कंप्लेंट बताती नहीं है। फिर जब वो आती हैं तो उनका एनीमिया होता है, जो प्रेगनेंसी की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये बहुत एनीमिक महिलाएं हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खून की कमी। इसके लिए फिर क्या करती हैं? देखो, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है, महिला जो मर्जी भी खा लेना, उसके अंदर का जो हम आयरन है या जो हम खान पान में देते हैं वो उसको पूरा नहीं हो सकता। तो हमें ऊपर से उसको आयरन देना ही पड़ता है। महिला को अपना रूटीन का काम करते रहना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। रूटीन का काम उसको करते रहना चाहिए। आज की डेट में ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी होती है और महिला को घर बिठा देते हैं कि तुमने ये नहीं करना, अब तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं। चलते फिरते रहना चाहिए, जब तक ज़्यादा घर में बैठने से ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें कोआगुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी में। वो फैक्टर्स कुछ ऐसे बनते हैं कि कोआगुलेशन फैक्टर बढ़ जाता है, उससे खून का जमने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अगर महिला ज़्यादा रेस्ट करती है या ज़्यादा घर में बैठती है तो उसको वो खून का जमना, उससे उसकी नसों में खून जम जाएगा और उससे उसको कॉम्प्लिकेशन होने के खतरे होते हैं। आपको लगता है कि जैसे एजुकेशन बढ़ गई, लिटरेसी और कम्युनिकेशन के मीन्स बढ़ गए हैं, आपको लगता है कि अब महिलाएं खुद आती हैं, शर्म महसूस नहीं करती हैं, अपनी दिक्कतें बताती हैं? किस तरह के केसेस आते हैं? सरकारी अस्पताल में भी मैंने देखा, बच्चियां अपने माँ बाप के साथ आती हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, दूसरी महिलाएं अपने प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। अच्छा, एक महिलाओं में ओबेसिटी, मोटापा, ये भी गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गर्भ धारण कर लिया उसके बाद भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस है हर तरह की। जैसे उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्या एडवाइस बच्चे की ग्रोथ। एडवाइस यही कि जब वो गर्भवती अगर होना, वैसे किसी भी महिला को ओवरवेट नहीं होना चाहिए जी, तो उसको अपना BMI मेंटेन रखना चाहिए। वो जो जंक फूड वगैरह सब अवॉइड करने चाहिए, हेल्दी खाना खाएं, डेली एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं कर सकते, वॉकिंग तो सब कर सकते हैं। थायराइड, इसको लेकर समस्या बहुत रहती है। उसकी भी समस्या इसी वजह से बढ़ती है। वजन बढ़ा है तो थायराइड भी, यही हमारी बॉडी का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे हिमाचल में तो वैसे ही थायराइड डेफिशिएंसी है, तो हमें तो खास ध्यान रखना है कि थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम हो और महिला, सबसे पहले तो उसको गर्भवती होने में समस्या भी आती है। जब इनफर्टिलिटी का पेशेंट हमारे पास आता है उसको थायराइड फंक्शन कराते हैं, कई महिलाओं का थायराइड फंक्शन डिसऑर्डर्ड होता है, वो हाइपोथायराइड की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनका थायराइड भी नॉर्मल रहना चाहिए। फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि जब तक ये थायराइड का स्टेटस नॉर्मल ना हो उनको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विषय, समाज अभी बहुत से मामलों में पीछे ही चल रहा है, बदलाव तो आए हैं। नेचुरल फिनोमिना को लेके बहुत सी भ्रांतियाँ हो जाती हैं, जैसे महिलाओं में पीरियड्स की बात है। मुझे लगता है कि नेचुरल फिनोमिना है, रूटीन है। अभी भी कई जगह गांव ऐसे होंगे, उन दिनों महिलाओं को एक अछूत, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता रहा है पहले कि पशुओं की बांधने की जगह वहाँ बांधते। क्या टैबू है ये? और दूसरा ये कि जैसे बच्चियों में हार्मोनल चेंजेस होंगे, जैसे उनकी उम्र बढ़ती है,
तो उनको किस तरह की शिक्षा मिलना चाहिए? क्या पेरेंट्स को आगे नहीं आना चाहिए? बच्चा बताए निधड़क होके कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, तो उसको ध्यान रखा जाए। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखो, आज की डेट में हमें बच्चों को ये एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। हर तरह के एजुकेशन, ये माँ बाप का भी फ़र्ज़ है कि बच्चों को टाइम टू टाइम एजुकेशन देते रहें। जब उसकी बच्ची 7-8 साल की हो जाती है, उसके बाद जैसे पहली बार महावारी जो था वो 12-13 साल की उम्र में आती, 13 साल के बाद, 14 साल के बाद आती थी। लेकिन आज की डेट में क्योंकि हमारा एजुकेशन लेवल, हमारा जो जनरल अवेयरनेस लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आजकल 10 साल की बच्ची को भी महावारी आ जाती है और बच्ची अभी संभली भी नहीं होती पूरी तरह से। तो हमें अपने बच्चे को शुरू से उस लेवल पे लाना पड़ेगा और बच्चे को टाइम टू टाइम एजुकेशन देते रहना पड़ेगा कि महावारी आ सकती है। कुछ रॉन्ग नहीं है, ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। साथ में सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी क्या है, हम सबको मालूम है। एजुकेशन जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस प्रकार की हमारी सोसाइटी आ गई है, और हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए पूरी तरह से अवेयर और एजुकेट करना पड़ेगा। उससे अपने आप को कैसे संभाल के रखना है, वो सब शिक्षा भी उनको देनी पड़ेगी। कभी कोई समस्या आए, कैसे उससे निपटना है, वो सब उनको बताना पड़ेगा। क्राइम हम देखते हैं बच्चियों पर होता है, किस तरह की घटनाएं होती हैं। तो महिला सशक्तिकरण की जब हम बातें करते तो रहते हैं, हमें नहीं लगता कि समाज को और जागरूक करना पड़ेगा? और अभी भी हम लोग ये समझ क्यों नहीं रहे हैं कि महिला और पुरुष बराबर हैं? ये हमें समझना पड़ेगा और जागरूकता लानी पड़ेगी। ये हमारे समाज का सबका संयुक्त कार्य है, ये किसी एक बंदे के करने का नहीं है। एवरीबडी हैज़ टू शेयर विद दिस कि महिला को सशक्तिकरण करना है, हमें उसको बराबर लाना है, बराबर का दर्जा देना है। पैदाइशी से हमें ये नहीं सोचना लड़का हुआ लड़की अब क्या करेंगे। तो ये है कि शुरू से ही उसको इस प्रकार की एजुकेशन देनी है कि वो किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हो। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अब पीरियड्स तो एक ऐसी घटना है जो होना है, तो ऐसी प्रबंध वहाँ सैनिटरी नैपकिन्स के इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। सडनली कभी बच्चे को इस प्रकार की दिक्कत आती है, टीचर्स को बड़े सिंपैथेटिक होना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ ऐसा तालमेल होना चाहिए कि बच्चे को कभी भी समस्या आती है वो अपने टीचर के साथ खुल के बात कर सके। ये नहीं कि हाय मैं टीचर को कैसे बताऊं। हाँ। ये चीज़ होनी चाहिए, और टीचर्स में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चे को दिक्कत है। टाइम टू टाइम उनको बीच में, क्लास के बीच में, जो 7, 8, 9, 7, 10 साल की बच्चियाँ, उनको बीच बीच में थोड़ी बहुत अवेयरनेस इस चीज़ की देते रहें कि किसी भी बच्चे को कोई इस प्रकार की कोई समस्या है तो वो मेरे पास आ सकती हैं। एक और यूट्रस का कैंसर, ये कॉमन है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये अब देखिए हमारा खान पान का ही है। अब हम क्या खा रहे हैं वो हमें नहीं मालूम। आजकल हर जगह यही आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिला है, इसमें मिलावट है, इसमें मिलावट है। फिर प्रिकॉशंस कैसे? प्रिकॉशन तो हम ये है, देखो सबसे बड़ा फैक्टर है ये जो यूट्रस का कैंसर है, ये 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा होता है। तो आज महिला की आयु बढ़ गई है, अच्छा हमारी हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गई है, हम ज़्यादा जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं अर्ली स्टेज में जाते हैं, डायग्नोसिस भी ज़्यादा होता है। प्रिकॉशन यही है कि हम हर चीज़ शुद्ध खाएं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। डॉक्टर गुप्ता, आपने ईटीवी के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे, और हम ये भी आशा करते हैं कि आप लंबे समय तक इंसानियत की सेवा करती रहें, खिदमत करती रहें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़। नमस्कार।